नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टैक्स आर्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं करेक्ट हेड ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इनकम टैक्स में 5 हेड्स होते हैं जिसमें हम अपनी इनकम को टैक्सेबल करते हैं, लाइक सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस, अदर इनकम एंड कैपिटल गेन इनकम। और हमें ये भी पता है कि कौन सी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, कौन सी बिजनेस में, कौन सी कैपिटल गेन में, एटसेट्रा। लेकिन दोस्तों, कुछ इनकम बहुत ट्रिकी होती हैं, ऑलवेज एक कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं आपके माइंड में कि ये पर्टिकुलर इनकम किस हेड में क्लासीफाई होनी चाहिए। क्योंकि जनरली क्या होता है कि किसी ट्रांजेक्शन्स की नेचर क्या कुछ और होती है और हम इसे टैक्सेबल दूसरे हेड में कर देते हैं, जिससे आपको कुछ लॉस भी हो जाता है। तो आज हम उन्हीं इनकम्स के बारे में बात करेंगे कि करेक्ट हेड इनकम का क्या होगा इसके मामले में। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ इनकम के लिए डिफरेंट मेथड होते हैं, कंप्यूटेशन के, डिडक्शंस के, रेट के, क्योंकि इनके लिए अलग अलग प्रिस्क्राइब किए होते हैं। तो राइट क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम, राइट हेड के लिए क्या होनी चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं करेक्ट हेड ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स। लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये आता है कि हमें करेक्ट हेड डिटरमाइन करने की ज़रूरत क्या है। वाई डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट हेड ऑफ इनकम इज रिक्वायर्ड। तो इसका रीज़न क्या है? अलग अलग इनकम्स के लिए अलग अलग हेड्स होते हैं और अलग अलग डिडक्शन रेट प्रिस्क्राइब होते हैं। तो इस पर्पस की वजह से हमें करेक्ट हेड पता होना चाहिए इनकम का। पहला रीज़न है फॉर करेक्ट सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। किसी भी लॉस को सेट ऑफ करना हो या कैरी फॉरवर्ड करना हो तो उस केस में अगर वो करेक्ट हेड में गई हुई होगी तो ही आगे आप उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। मान लीजिए कि आपका कोई बिजनेस लॉस था शेयर्स के अंदर, ठीक है, और आप उसको जो है वो कैपिटल लॉस मानकर चलते हैं, क्योंकि कैपिटल लॉस अगले साल हम सेम हेड ऑफ इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं, यानी कैपिटल इनकम आया होगा तो ही आप उसको एडजस्ट कर पाएंगे। और अगर आपका बिजनेस लॉस होता वो तो आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के अगेंस्ट भी उसे सेट ऑफ कर सकते थे। तो इस केस में आपको एक लॉस हुआ क्योंकि आपने बिजनेस लॉस ना मानकर उसे कैपिटल लॉस माना और अगले साल आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आई तो आप उसको सेट ऑफ नहीं कर पाए। तो फॉर करेक्ट सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के लिए जरूरत है कि हम लोग करेक्ट हेड ऑफ इनकम डिटरमाइन करें। सेकेंड रीजन है फॉर करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स रेट्स, क्योंकि हर इनकम के ऊपर अलग अलग टैक्स रेट प्रिस्क्राइब किए गए हैं। जैसे कि अगर शेयर्स के ऊपर कोई कैपिटल गेन आता है और आप उसको कैपिटल हेड में लेकर जाते हैं तो आपके ऊपर सेक्शन 111A के हिसाब से 15% टैक्स रेट लगता है। लेकिन अगर आप उसी को बिजनेस इनकम मानते हैं तो उसके ऊपर नॉर्मल स्लैब रेट लगता है। थर्ड है फॉर डिटरमाइनिंग करेक्ट एक्सपेंडिचर विच आर अलाउड। डिफरेंट इनकम्स जो होती हैं वो डिफरेंट हेड्स में जाती हैं और डिफरेंट हेड्स के लिए अलग अलग एक्सपेंडिचर जो है अलाउड किए गए हैं। जैसे अगर आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में देखते हो तो उसमें आपको फ्लैट 30% की डिडक्शन मिल जाती है। बिजनेस में आपको 37 सेक्शंस के अंदर जो भी अलाउड होंगे उसकी डिडक्शन मिलती है। ऐसे ही अदर सोर्सेज में आपको सेक्शन 57 के अंडर मिल जाती है। ऐसे अलग अलग हेड्स के अलग अलग आपको एक्सपेंडिचर अलाउड जो भी हैं वो बताए गए हैं। तो इसीलिए आपको ज़रूरत है कि आप करेक्ट हेड जानें और फिर उसका एक्सपेंडिचर कौन सा आपको क्लेम करना है करेक्टली आपको पता चल जाएगा। लाइक समझ लीजिए आपके पास कोई रेंट था, उसकी इनकम आप हाउस प्रॉपर्टी में दिखाते हो तो उसमें आपको फ्लैट 30% मिल जाता है। लेकिन अगर उसको आप बिजनेस इनकम में दिखाते हो तो उसके अंदर जो एक्सपेंडिचर होगा वो आपको नॉर्मल एक्सपेंडिचर मिलेगा जितना आपने एक्सपेंस किया है। ठीक है, तो ये 3 ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें करेक्ट हेड ऑफ इनकम डिटरमाइन करने की ज़रूरत पड़ती है। चलिए बात करते हैं सम रिसीव बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रेमुनरेशन फ्रॉम ए पार्टनरशिप फर्म। दोस्तों, आप सबको पता है कि अगर किसी भी फर्म से हमें इंटरेस्ट रेमुनरेशन मिलता है तो वो आपकी बिजनेस इनकम होती है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में काम कर रही है और उसकी इनकम एसेसेबल होती है एग्रीकल्चर इनकम में, तो उस केस में अगर वो पार्टनरशिप फर्म आपको इंटरेस्ट और रेमुनरेशन देती है तो वो आपकी बिजनेस इनकम नहीं होती, उसे हम एग्रीकल्चर इनकम में लेकर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी जो है वो टी या रबर मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रही है, ओके, ठीक है, तो अब क्या है कि वो इनकम उसकी एग्रीकल्चर इनकम है और कंपनी फर्म जो है वो आपको इंटरेस्ट और रेमुनरेशन दे रही है, तो उस केस में पार्टनर्स के लिए वो इंटरेस्ट और रेमुनरेशन एग्रीकल्चर इनकम होगा, बिजनेस इनकम में वो टैक्सेबल नहीं हो।
इसके बाद है इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ लेटिंग प्रॉपर्टीज। जैसे कि हम सब जानते हैं कि लेटिंग प्रॉपर्टीज की इनकम जो होती है वो हाउस प्रॉपर्टी में आती है, ठीक है। अगर कोई प्रॉपर्टी के ओनर हम खुद हैं और उसको हम लेट आउट कर देते हैं तो हम उसको हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करेंगे और 30% की उस पर डिडक्शन लेंगे। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी हमारी नहीं है, हम उसको लेकर और आगे सबलेट कर देते हैं, तो उस केस में वो बिजनेस ऑफ लेटिंग कहलाएगा और आपकी इनकम जो है वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल ना होकर बिजनेस इनकम की अंडर हेड में चली जाएगी। इसके बाद है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज यूज्ड इन ओन बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? मान लीजिए आपके पास कोई बिल्डिंग है जो आप बिजनेस के लिए यूज करते हो। अब उस बिल्डिंग को आपने अपने स्टाफ को दे दिया एज स्टाफ क्वार्टर्स और उसके ऊपर आप रेंट चार्ज करते हो। तो ऐसे केस में आप वहां से जो रेंट ले रहे हो वो आपके हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं होगी दोस्तों। ये चीज कंफ्यूजन जो है सबके बीच में होती है कि ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है क्योंकि हम रेंट रिसीव कर रहे हैं। लेकिन इस केस में प्रॉपर्टी बिजनेस ओनर की है, अपने बिजनेस में वो यूज करता है, तो उसकी रेंट इनकम जो होगी जो वो स्टाफ से ले रहा है उसको हम बिजनेस इनकम मानेंगे, हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे लीजिंग ऑफ कंप्लीट बिजनेस। अगर कोई बिजनेसमैन जो है पूरा का पूरा बिजनेस लीज पर दे देता है तो वो जो है रेंट चार्ज करेगा, तो उस केस में वो इनकम उसकी किस हेड में जाएगी ये हम आपको बताते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए है, उसने एक होटल सेटअप किया और उसने उसको लीज पे दे दिया मिस्टर बी को। अब मिस्टर बी जो है उसके सारे डिसीजंस खुद लेता है, उसके अफेयर्स को कंट्रोल करने की पावर मिस्टर बी के पास ही है। उसके बदले में मिस्टर बी मिस्टर ए को कुछ मंथली रेंट दे रहा है या मंथली सम दे रहा है। तो वो जो मंथली सम मिस्टर ए रिसीव कर रहा है वो उसकी बिजनेस इनकम नहीं होगी दोस्तों, वो टैक्सेबल होगी अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब बात करेंगे हम एडवांस रिसीव्ड, जो किसी कैपिटल एसेट्स के अगेंस्ट आपको मिला है। अगर कोई कैपिटल एसेट्स आपने बेचने के लिए निकाली थी, उसके अगेंस्ट आपको एडवांस मिल गया, स्टार्टिंग में आपको बयाना या आपको टोकन मनी मिलता है तो वो आपको मिला, लेकिन कुछ नेगोशिएशंस होने की वजह से आपका वो कैंसिल हो गया, अब आप कैपिटल एसेट्स नहीं बेच रहे हैं। उस केस में जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ था एडवांस में वो आपने फोरफिट किया, उस फोरफिट अमाउंट को आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल करना है। दोस्तों ये याद रखिएगा कि 1516 से पहले जो है सेक्शन 51 में वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से रिड्यूस किया जाता था, यानी कोई भी एडवांस आपको मिला उसको आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से रिड्यूस कर देते थे। लेकिन 1516 के बाद सेक्शन 56 2/9 आपका इंसर्ट हुआ, जिसमें कहा गया कि जो भी एडवांस आपको रिसीव हो रहा है कैपिटल एसेट्स के अगेंस्ट वो आप और वो फोरफिट कर लिया गया है, वो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर कैपिटल एसेट्स की बात हो रही है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड एक कैपिटल एसेट्स नहीं है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। फिर बात करते हैं इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज की। अगर कोई सिक्योरिटीज के बिजनेस से आपको इनकम आ रही है तो आप उसको किस हेड में टैक्सेबल करेंगे? मान लीजिए आपकी किसी सिक्योरिटी से इनकम आ रही है और आप उसका बिजनेस भी करते हो, यानी आप ट्रेडिंग कर रहे हो सिक्योरिटीज की, तो ऐसे केस में जो भी डिविडेंड इनकम आएगा या फिर प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको बेचने पर सिक्योरिटीज को, तो आपकी वो बिजनेस इनकम कहलाएगी क्योंकि आप उसका बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन आप एज इन्वेस्टमेंट अगर किसी सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं और आपको डिविडेंड मिलता है या फिर आपको कोई लॉस या प्रॉफिट हो जाता है उसके सेल पर, तो उस केस में डिविडेंड जो होगा वो आपकी अदर सोर्सेज ऑफ इनकम मानी जाएगी और जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो आपके कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल या जो भी आपको कैरी फॉरवर्ड करना है वो सिचुएशन रहेगी। नेक्स्ट है ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स। अब हम यहाँ बात करेंगे कि अगर हम डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हैं तो ऐसी ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो इनकम आती है उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे रहेगी, किस हेड में जाएगी? दोस्तों अगर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं किसी डेरिवेटिव में फॉर हैजिंग पर्पस, हैजिंग का मतलब आप सबको पता होगा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर हम करते हैं किसी लॉस से बचने के लिए जो फ्यूचर में आपकी प्राइस फ्लक्चुएशंस की वजह से होने वाला है, ऐसे स्टॉक से रिलेटेड जो हमारे पास है, तो उस केस में आपकी जो भी इनकम आएगी वो टैक्सेबल होगी अंडर बिजनेस हेड, यानी ट्रांजैक्शन इन डेरिवेटिव फॉर हैजिंग पर्पस टैक्सेबल होगी बिजनेस हेड के अंडर में। लेकिन जो ट्रांजैक्शन हम अदर देन हैजिंग कर रहे हैं, यानी हमारा पर्पस जो है वो हैजिंग का नहीं है, हम किसी फ्यूचर या ऑप्शंस में नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे केस में अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं डेरिवेटिव्स में, तो
वो टैक्सेबल होगा अंडर बिजनेस हेड, और अदर देन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के केस में वो टैक्सेबल होगा एज स्पेकुलेशन प्रॉफिट और लॉस। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन डेरिवेटिव्स के अंदर फॉर हैजिंग पर्पस और अदर देन हैजिंग पर्पस थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, वो दोनों ही केस में आपके लिए वो टैक्सेबल होगी अंडर बिजनेस हेड। और ट्रांजैक्शन हम डेरिवेटिव में कर रहे हैं अदर देन हैजिंग और अदर देन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो वो टैक्सेबल होगी एज स्पेकुलेशन प्रॉफिट और लॉस। इसके बाद बात करते हैं इनहांस कंपनसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन। अगर कोई गवर्नमेंट आपकी कंपल्सरी एक्विजिशन करती है किसी लैंड की, तो आपको कंपनसेशन रिसीव होता है और एनहांस कंपनसेशन भी मिलता है, इसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो उस केस में आपको किस हेड में वो इनकम लेकर जानी है वो हम बताते हैं। आपकी अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड कोई एक्वायर हो रही है और आपको कोई कंपनसेशन मिलता है, एनहांस कंपनसेशन मिलता है या कोई भी इंटरेस्ट मिलता है उस कंपनसेशन पर, तो वो नॉन टैक्सेबल रहेगी रूरल एग्रीकल्चर लैंड के केस में। लेकिन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के केस में अगर आपको कोई एनहांस कंपनसेशन मिलता है तो वो टैक्सेबल होगा अंडर कैपिटल गेन हेड, और अगर कोई इंटरेस्ट मिलता है तो वो सेक्शन 56/2/8 के हिसाब से अदर इनकम में चला जाएगा। चलिए बात करते हैं कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनीज जो है वो लेती हैं, किस लिए लेती हैं? अपने कीमैन पर्सन्स के लिए। यानी अगर कोई कीमैन पर्सन्स कौन से होते हैं? जो मैनेजरल डिपार्टमेंट में होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग पावर जिनके पास होती है, उनके लिए कोई पॉलिसी ली जाती है ताकि अगर उनकी डेथ हो जाए या वो चले जाएं तो कोई लॉस ना हो कंपनी को। तो उस केस में अगर किसी कंपनी ने कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ली तो उस केस में जो प्रीमियम वो पे कर रहे हैं वो तो उसको डिडक्शन मिलने वाली ही है। उसके साथ साथ अगर कोई वो रिसीव्ड कर रहा है सम बिजनेस के हैंड में, यानी किसी बिजनेस को उसकी इनकम मिल रही है, उसकी मेच्योरिटी अमाउंट मिल रही है, तो बिजनेस के लिए वो एक बिजनेस इनकम कहलाएगी। लेकिन अगर वो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी एक बिजनेस असाइन कर देता है अपने कीमैन पर्सन्स को, तो उस केस में क्या होगा? ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट, जब तक वो काम कर रहा है कंपनी में और उसको मिल जाती है वो पूरी की पूरी अमाउंट, तो उस केस में वो उसकी सैलरी का पार्ट माना जाएगा और उसको सैलरी इनकम में टैक्सेबल करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो कंपनी लेफ्ट कर चुका है, अगर एम्प्लॉई जिसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी थी और जिसको असाइन कर दी गई है ये पॉलिसी, उस केस में जो भी सम रिसीव कर रहा है वो एम्प्लॉय आफ्टर लेफ्ट ऑफ हिज सर्विसेज, उसके केस में वो टैक्सेबल होगी अदर सोर्सेज के हेड में। इसके अलावा अगर कोई सम रिसीव कर रहा है कोई पर्सन ऑन टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, यानी अपनी एम्प्लॉयमेंट की टर्मिनेशन के टाइम पे कंपनी अगर किसी एम्प्लॉय को कुछ सम रिसीव दे देती है, कुछ सम दे देती है, तो वो उसके लिए अदर इनकम कहलाएगी। और अगर कोई डायरेक्टर कोई इनकम रिसीव कर रहा है इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, मीन्स कोई सर्विस दे रहा है वो प्रोफेशनल और उसके अगेंस्ट उसे कंपनी जो है कुछ सम देती है, तो वो उसकी बिजनेस इनकम कहलाएगी। डायरेक्टर को सिटिंग फीस के लिए कोई भी रेम्युनरेशन मिलता है वो उसकी अदर इनकम में जाता है, क्योंकि इस केस में जो है एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है डायरेक्टर और कंपनी के बीच में। इसके अलावा अगर किसी बैंक से हमें लिमिट लेनी है और उस केस में डायरेक्टर जो है गारंटी देता है और कंपनी डायरेक्टर को कमीशन देती है, तो कंपनी के लिए जो कमीशन दिया जा रहा है वो उसके 37(1) में उसके लिए डिडक्टिबल हो जाता है। लेकिन डायरेक्टर के लिए वो कमीशन जो है वो अदर इनकम कहलाएगी और अदर इनकम में वो उसको टैक्सेबल करेगा। किसी भी एमपी और एमएलए को सैलरी जो मिलती है वो अदर इनकम में टैक्सेबल होती है। इसके अलावा अगर हमारा बिजनेस जो है वो डिसकंटिन्यू हो चुका है और कोई मनी हम रिसीव करते हैं डिसकंटिन्यूएंस के बाद में उस बिजनेस से रिलेटेड, तो भी वो हमारी अदर इनकम मानी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर हमारे बिजनेस में कोई आइडल फंड पड़ा हुआ है जो हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं और उसको हम लोग किसी एफडीआर या सिक्योरिटीज में लगा देते हैं और उससे हमें कोई इंटरेस्ट जनरेट होता है, तो उन एफडीआर और सिक्योरिटीज पे जो इंटरेस्ट हमें मिला, लोगों को क्या लगता है क्योंकि ये बिजनेस का पैसा है तो ये बिजनेस इनकम होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है, वो आपकी अदर इनकम कहलाएगी, बिजनेस इनकम नहीं। इसके अलावा अगर कोई अनडिस्क्लोज सोर्सेज, यानी या कोई हमने डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है ऐसे सोर्सेज से कोई इनकम मिलती है, या फिर हमने डिस्क्लोज किया हुआ है लेकिन अनएक्सप्लेन्ड है, तो ऐसे केस में कोई इनकम अगर आ जाती है तो वो हमारी अदर इनकम वाले हेड में चली जाती है। लाइक सेक्शन 68 69 के अंदर हमें जो इनकम जनरेट हो रही है वो अदर इनकम मानी जाएगी। इसके अलावा आप सबको पता है रेंट फ्रॉम प्लॉट ऑफ लैंड, या फिर हम लोग सबलेटिंग करते हैं किसी प्रॉपर्टी की, तो वो अदर इनकम का पार्ट होता है।
दोस्तों, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपकी कंफ्यूजन भी दूर हो गई होगी रिगार्डिंग इनकम जो हमने आज डिस्कस की कि किस हेड में ये पर्टिकुलर इनकम टैक्सेबल रहेंगी। हमारे चैनल को अपना प्यार दीजिएगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।